यूरोप में राष्ट्रवाद से अगला प्रश्न है जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका। तो हम जानते हैं कि बिस्मार्क जो था वो जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था और बिस्मार्क एक बहुत बड़ा कूटनीतिक आदमी था। वो बेहतरीन सेनापति भी था। तो बिस्मार्क जर्मन डाइट में मतलब पर्सा का प्रतिनिधि भी करता था। वो जो जर्मन का छोटा छोटा राज सब जो था वो सब मिलके एक डाइट का निर्माण किया था जिसमें सभी राज के मेंबर हिस्सा लेते थे। तो पर्सा की तरफ से, पर्सा एक राज था। जर्मन को जो छोटे छोटे टुकड़ों में मैटरनिख ने तोड़ दिया था 1815 के बाद, तो उसमें पर्सा भी एक हिस्सा था। पर्सा भी एक राज था जिसका अभी प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? बिस्मार्क कर रहा था। तो ये एक बहुत बड़ा कूटनीतिक आदमी था, लेकिन ये अपनी कूटनीति इस माने में भी दिखाया कि ये चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण हो, जो कि एक राष्ट्रवादी सोच थी इसकी कि जर्मनी का एकीकरण हो। लेकिन ये जानता था कि जर्मनी का एकीकरण बिना ऑस्ट्रिया और फ्रांस को हराए हुए नहीं हो सकता है, और ऑस्ट्रिया को हराने के लिए फ्रांस की मदद चाहिए थी और फ्रांस को हराने के लिए ऑस्ट्रिया की मदद चाहिए थी, और दोनों तरफ निरंकुश राजतंत्र चल रहा था। इसलिए यह ऐसी नीति अपना रहा था कि राजतंत्र वाले भी समझ नहीं पाए कि यह राष्ट्रवाद को पनपा रहा है। अतः यह ऐसी नीति चलाता था जिसमें निरंकुश राजतंत्र का समर्थन भी ये करता था और जर्मनी के एकीकरण का प्रयास भी किया था। तो इसी चीज को हमें लिखना है कि बिस्मार्क जो था वो एक बेहतरीन कूटनीतिक आदमी था जो जर्मन डाइट का में पर्सा का प्रतिनिधि भी करता था। यह जो है मतलब बिस्मार्क जो है निरंकुश राजतंत्र का समर्थक भी था और जर्मनी के एकीकरण का प्रयास भी कर रहा था। ये कट्टरवादी, अब इससे साफ है कि जो कट्टरवादी लोग थे, कट्टर राष्ट्रवादी लोग थे, वो इस चीज को देख रहे थे कि ये जर्मनी का एकीकरण चाहते हैं। इसलिए कट्टरवादी राष्ट्रवादी, कट्टरवादी भी मतलब जो निरंकुश थे वो भी और जो राष्ट्रवादी थे वो भी, दोनों इस के विचारों का समर्थक समझते थे। मतलब जो कट्टरवादी थे, निरंकुश राजतंत्र को चाहते थे, वो भी इसे अपने विचार का समर्थक समझते थे, और जो राष्ट्रवादी थे वो भी अपने विचार का समर्थक समझते थे। इस तरह से जर्मनी के एकीकरण में उन्होंने सबसे पहले अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाया, और वो इस बात को जानते थे कि हमें जर्मनी के एकीकरण के लिए युद्ध की आवश्यकता होगी, क्योंकि दो मजबूत राष्ट्र से इसका मुकाबला होना था। और तीसरा, डेनमार्क भी एक मजबूत राष्ट्र था उस टाइम में। तो तीन मजबूत राष्ट्र से इसका मुकाबला था, क्योंकि इसी तीन राज्य के अंदर में, मतलब तीन देश के अंदर में, फ्रांस के, ऑस्ट्रिया के और डेनमार्क के अंदर में इसके छोटे छोटे हिस्से पड़े हुए थे। अतः जर्मन के एकीकरण के लिए उसने क्या किया? सेना को मजबूत बनाया और रक्त और लौह की नीति अपनाई। रक्त और लौह से मुराद है कि वो लड़ाई को अपना मुख्य हथियार बनाया। और इसके लिए उसने क्या किया कि 1864 ईस्वी में ऑस्ट्रिया का साथ लिया, मतलब ऑस्ट्रिया को अपने साथ मिलाया और डेनमार्क पर हमला कर दिया, जिससे क्या हुआ? स्लेस्विग जो उसका राज था, जर्मनी का राज था स्लेस्विग और हॉलेस्टीन, इसको उसने जीत लिया, जिसमें से हॉलेस्टीन को उसने ऑस्ट्रिया को दे दिया। ऑस्ट्रिया मान लो इस साइड है तो हॉलेस ये बीच में पर्सा है। मान लो कि ऑस्ट्रिया यहाँ, बीच में ये पर्सा और हॉलेस्टीन यहाँ पे। तो इसने क्या किया? ऑस्ट्रिया को हॉलेस्टीन दिया, ये वाला राज। मतलब ऑस्ट्रिया जब भी हॉलेस्टीन जाता तो पर्सा क्रॉस करके जाता, तो हॉलेस्टीन दिया और सेल्सविग उसने खुद रखा। तो हॉलेस्टीन में क्या किया उसने? राष्ट्रवादी सोच को पनपा दिया। किसने? पर्सा ने। मतलब बिस्मार्क ने क्या किया कि राष्ट्रवादी लोगों का एक विद्रोह करवा दिया हॉलेस्टीन में। तो ऑस्ट्रिया उसको दबाने के लिए पर्सा होकर के जाता,
लेकिन पर्सा उसे जाने नहीं दिया। इस तरह से हॉलस्टीन भी पर्सा में मिल गया। अब क्या किया, 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया से सेडोवा का युद्ध इसने किया। 1800 कब, 1866 में। देखो यहाँ का जब मसला हुआ ना हॉलस्टीन का, तो उसने 1866 में ऑस्ट्रिया से ही युद्ध कर लिया। अब ऑस्ट्रिया से युद्ध करके क्या किया, उसने ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया। इस तरह से ऑस्ट्रिया जैसे ही पराजित किया, 2/3 जर्मनी का एकीकरण हो गया। ऑस्ट्रिया पराजित हुआ, उसके अंदर में जो बहुत सारे छोटे मोटे राज थे सब क्या हुआ, पर्सा के अंतर्गत आ गया। मतलब बिस्मार्क ने उसका एकीकरण कर दिया। फिर उसने क्या किया, अब वो एक मजबूत राष्ट्र बन गया था, इसलिए वो फ्रांस से युद्ध करने की हिम्मत किया। तो 1870 ईस्वी में उसने फ्रांस से युद्ध किया, जिससे क्या हुआ कि दक्षिण जर्मनी, फ्रांस जो है दक्षिण साइड में था जर्मनी का, मतलब ये जो पर्सा था ना, पर्सा के निचले हिस्से में था फ्रांस, इस साइड। तो इस साइड जो था, तो इसने इस साइड का एकीकरण करने के लिए फ्रांस को उसे हराना जरूरी था। तो 1870 ईस्वी में उसने क्या किया, फ्रांस को हराया और इटली के दक्षिणी भाग का भी एकीकरण कर लिया। इस तरह से बिस्मार्क ने क्या किया, जर्मनी के दक्षिणी भाग का भी एकीकरण कर लिया। इस तरह बिस्मार्क ने क्या किया कि 1871 ईस्वी आते आते पूरे जर्मनी का एकीकरण कंप्लीट कर लिया। इस तरह से हमने देखा इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण आज पूरा हो गया। अब इसे आप आसानी से थोड़ा बहुत देख के लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। सेम ऐसा नहीं लिखना है, इसमें आपको अपनी लैंग्वेज डालना है। हमने थोड़ा जो समझाया है, हमारी समझाने को अपना सहारा बना करके इसे लिखिए। अब अगला जो वीडियो आएगा वो आएगा रूस की क्रांति के प्रभाव और रूस की क्रांति के कारण।